हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स फैकल्टी मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जेईई मेंस 2026 के 21 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट के फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग हमारे पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √2। एक प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 कही गई है। सो व्हाट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट रे सच दैट द इमर्जिंग रे ग्रेजेज आउट दी सरफेस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि जो इमर्जेंट रे है वो सरफेस को इस तरह से पैरेलली ग्रेज करते हुए जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हमारी सिचुएशन को डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें प्रिज्म दिया गया है, राइट, वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें से ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है। देयरफॉर, और ये भी हमें वैसे मेंशन किया गया है, एंगल ऑफ द प्रिज्म ए ये हमारा 90 डिग्री है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, राइट, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे जाएगी और फाइनली दूसरे रिफ्रैक्शन सरफेस पे ये इस सरफेस से पैरेलली ग्रेज होते हुए जाएगी, ये हमें कहा गया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो पहला सरफेस है, लेट अस से वहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है और इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ये पहला रिफ्रैक्शन, लेट अस से ये R1 है और दूसरे सरफेस से ये हमारा नॉर्मल इस तरीके से, और ऑब्वियसली ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो इमर्जेंट एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा R2 बोल लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बाहरी मीडियम है ये हमारा एयर है, लेट अस से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से बता रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली हमारा 1 है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर में वापस एयर, दैट इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 बोल दिया गया। अगर हम लोग ये सेकंड वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हम लोग कह सकते हैं इसके लिए, राइट, इट विल बी μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन 90 डिग्री, राइट। और यहाँ पर μ2 की अगर बात की जाए तो ये हमें √2 दिया गया है। सो वी कैन से कि √2 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू μ1, ये हमारा मीडियम एयर है तो इसका 1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड साइन 90 डिग्री इज 1। देयरफॉर फ्रॉम हियर हम लोग कह सकते हैं हमारे पास में जो साइन R2 की वैल्यू आ रही है इट विल बी इक्वल टू 1/√2, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो R2 की वैल्यू है ये हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज 45 डिग्री। तो हमारे पास में R2 की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है। और डियर स्टूडेंट्स, हमें वेरी वेल पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म ए। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R1 R2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, इट इज 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। और फ्रॉम हियर वी कैन से R1 हमारा 90 माइनस 45 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम लोग ये पहली वाली सरफेस पे फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में μ1 दैट इज 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू √2 साइन 45 डिग्री, और v में से कि साइन I दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 45 डिग्री, ये होता है हमारे पास में 1/√2। तो यहाँ से ये √2 से √2 चला गया और हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हो जाएगा हमारे पास में साइन इनवर्स ऑफ 1 जो कि हमारा 90 डिग्री होता है इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए एकदम सही आंसर है, राइट। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं फिर हम लोग। देखिएगा, अगले सवाल में हमें मेंशन किया गया है कि फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए क्या कहा जा सकता है, ये हमें दो स्टेटमेंट से चूज करना है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इंक्रीजेज देन विड्थ इंक्रीजेज, कि अगर हमारे पास में स्लिट्स और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की अगर इंक्रीज होती है तो हमारी विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा बोला गया कि एंगुलर फ्रिंज
विड्थ डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो हमारी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमें दोनों को स्टेटमेंट को अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय वेवलेंथ अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दैट इज स्मॉल डी। और वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर लाइट है तो लाइट की स्पीड यहाँ पर राइट दैट इज सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर डिवाइडेड बाय दिस डी, और वी कैन से इट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो यहाँ पर c कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, देयरफॉर वी कैन से हमारी जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी के ऊपर में डिपेंड कर रही है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पहला स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इंक्रीजेज देन विड्थ इंक्रीजेज, तो यहाँ पर राइट ये हमारे पास में गलत स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा ये हो गया कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं फिर हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि टू कैपिलरीज आर डिप्ड इन टू डिफरेंट लिक्विड्स हैविंग मिनिस्कस ऑफ रेडियस r1 एंड r2 वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2 एंड सरफेस टेंशन t1 एंड t2। दो कैपिलरीज है, ठीक है, जिनको दो अलग अलग लिक्विड्स में इस तरीके से डिप किया गया है। एक में हमारे मिनिस्कस जो है उसकी रेडियस r1 है और दूसरे की हमारे पास में मिनिस्कस की रेडियस r2 है, और r1 की जो मिनिस्कस है वो रेडियस जो है वो r2 से ज़्यादा है, और सरफेस टेंशन यहाँ पर T1 और T2 बोला गया है लिक्विड्स के लिए। इफ़ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर सेम, अगर दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी सेम होती है तो इनके लिए कौन सी कंडीशन हमारी सही होगी। तो यहाँ पर हाइट और सरफेस टेंशन को लेके बात हो रही है। तो अगर हम लोग कैपिलरी राइज की हाइट की बात करें तो हमें पता है इट इज़ गिवन बाय 2t अपॉन में रेडियस ऑफ द मिनिस्कस इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर T1 और T2 को कांस्टेंट माने, देखिएगा तीन ऑप्शन में हमें दिया गया है कि T1 इज इक्वल टू T2, ये कंसिडर करिएगा। तो अगर हम लोग T को कांस्टेंट कंसिडर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो कैपिलराइज की हाइट है इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, राइट। ये हमने कौन सी कंडीशन के लिए माना है, जब हमारे पास में T1 की जो वैल्यू है वो T2 के बराबर हो। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि R1 की जो वैल्यू है वो R2 से ज़्यादा है, देयरफॉर वी कैन से कि हमारे पास में H1 जो है वो H2 से कम रहेगी, क्योंकि हाइट जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इसी को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं फिर हम लोग। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, समझते हैं। सवाल कह रहा है कि इन स्टेडी स्टेट फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिया गया है इसके लिए हमें बताना है जब हमारा स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा तो कैपेसिटर के ऊपर में चार्ज क्या होगा, और ये मानते हुए कि डायोड जो है हमारे आइडियल है। आइडियल डायोड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में फॉरवर्ड बायस है तो वो ना के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। सो वी कैन से कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमारी बैटरी है यहाँ से करंट आ रहा होगा, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटेंस हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो यानी कि ये वाला सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, ये वाला। और इधर से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस है और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, और D1 डायोड जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि ये वाला कनेक्शन को आपका ब्रेक कर देगा। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो इधर से आते हुए, ठीक है ना, वापस ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सर्किट में जो मेन करंट है वो कितना आएगा। तो मेन करंट के लिए आपका टोटल रेजिस्टेंस दिस 4 ओम और ये 1 ओम यानी कि 5 ओम हो गया। सो फॉर मेन करंट फ्रॉम दी बैटरी ड्रॉन विल बी, राइट, ये हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में 2.5 है, डिवाइडेड बाय दी टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ 4 + 1, क्योंकि ये सीरीज में है। तो यहाँ पर ये 5 जो है वो 2.5 से 2 टाइम्स चला गया, यानी कि करंट आ जाएगा हमारे पास में 0.5 एम्पियर्स। हमें यहाँ पर बताना है कि कैपेसिटर के ऊपर में चार्ज कितना होगा, राइट। तो कैपेसिटर के ऊपर में चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है चार्ज ऑन कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर ये तीनों ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है। तो अगर हम लोग 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो वही हमारे पास में, राइट, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में 4 ओम रेजिस्टर के पास होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट हमारा 0.5 आया तो ये हो गया 4 इंटू 0.5 जो कि आ जाएगा हमारे पास में 2 वोल्ट। नाउ वी कैन से कि चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर जो कि हमारा 2 वोल्ट आया। तो कैपेसिटेंस, राइट, कैपेसिटर का ये हमारे पास दिया गया है 5 माइक्रोफेरेड, यानी कि ये हो गया 5 इंटू पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर दिस इज 2 वोल्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास में 10 आ जाएगा, और 10 क्या, 10 माइक्रो कूलाम ये हमारे पास में चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इन दी कैपेसिटर। तो इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं, तो यानी कि यही इसके लिए सही आंसर हो गया है। राइट, चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल कह रहा है कि 2 persons आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन इन कार्स अलोंग 2 पैरेलल ट्रैक्स सेपरेटेड बाय 10 मीटर विद स्पीड्स ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। 2 पर्सनस है, ठीक है ना, जो कि कार में हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो ट्रैक्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इट इज़ ऑफ 10 मीटर। और यहाँ पर एक की स्पीड हमारी 36 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड हमें 72 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। आगे कहा जा रहा है कि इफ मास ऑफ मैन एंड कार इज 1000 किलोग्राम ईच, तो यहाँ पर कार और इस पर्सन का मिला के हर एक कार के लिए जो मास है वो हमें 1000 किलोग्राम बोला गया है। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन कार विथ पर्सन, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर इज, तो यहाँ पर एक पर्सन के रेस्पेक्ट में दूसरे पर्सन की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमें यहाँ पर सिचुएशन बताई गई है, एक तो ये कहा गया है कि इन दोनों पैरेलल ट्रैक्स के बीच की जो दूरी है वो हमारी 10 है, राइट, दिस इज योर 10 मीटर। और दूसरा यहाँ पर इन गाड़ियों की हमारे पास में स्पीड भी दे रखी है। लेट अस से कि ये हमारे पास में जो ऊपर वाली कार है, राइट, ये ए, इसकी स्पीड है हमारी 72 किलोमीटर्स पर आवर, और नीचे वाली जो कार है, राइट, इसकी स्पीड ले लीजिएगा वी बी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें यहाँ पर बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन कार विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। तो हम लोग निकाल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए का एंगुलर मोमेंटम बी के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है तो इन दोनों, ठीक है ना, ये देखिएगा ये लीनियर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम, राइट, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है, राइट, यही हमारे पास में आर परपेंडिकुलर हो जाएगा विच इज ऑफ 10 मीटर, राइट, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं इसलिए हमारे पास में ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में आर परपेंडिकुलर इनटू रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं पी ए बी, दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी लीनियर मोमेंटम ऑफ ए माइनस लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। और मोमेंटम हमें पता है दिस इज गिवन बाय और मास इनटू वेलोसिटी, और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का मास तो चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ से दोनों के लिए मास को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा मास इनटू आर परपेंडिकुलर इनटू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, मास कितना है हमारा 1000 है, ठीक है, इनटू आर परपेंडिकुलर दिस इज 10, और वी ए ये हमारे पास में 72 है माइनस 36, दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है, तो इनको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1000 इंटू 10 यानी कि 10 की पावर 4 हो गया। 72 माइनस 36 दिस विल बी 36 इंटू दिस इज 5/18। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 36 जो है वो 18 से हमारा 2 टाइम चला जाएगा, एंड 5 इंटू 2 इज 10 यानी कि आपका 10 की पावर 4 इंटू 10 ये आ जाएगा हमारे पास में 10 की पावर 5। तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारे पास में 10 की पावर 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको जो है हम लोग हमारा ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, राइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं, फिर हम लोग अगला सवाल क्या दिया है समझते हैं।
सवाल कह रहा है कि कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू द सम ऑफ द 5.01 मीटर 153.2 मीटर एंड 0.123 मीटर इज। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान में रखते हुए इन तीनों का सम क्या होगा वो हमें बताना है, राइट। तो यानी कि सम कर लेते हैं। पहले हमारे पास में L1 प्लस L2 प्लस ये हमारी L3 तीनों लेंथ का हमने सम करना है। तो पहला है हमारे पास में 5.01, दूसरा है हमारे पास में 153.2 एंड थर्ड है हमारे पास में 0.123। तो तीनों को आप ऐड करिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 158.333। और हमें पता है इन केस ऑफ एडिशन डेसिमल के बाद में हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में यहाँ पर एक लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 है। तो हमें फाइनल रिजल्ट को भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्सप्रेस करना होगा। तो यानी कि हमें इनको ओमिट करना होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 158.3 आफ्टर राउंडिंग ऑफ, और यही हमें हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि ये इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। सवाल कह रहा है कि फिगर शोज ए बॉल फॉलिंग इन ए विस्कस मीडियम विद कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक बॉल है जो कि विस्कस मीडियम में फॉल कर रही है और मीडियम की हमारी कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज डेल्टा आर एंड दैट इन मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डेल्टा वी नॉट। अगर रेडियस की मेजरमेंट में एरर हमारी डेल्टा आर की है और टर्मिनल वेलोसिटी में एरर की मेजरमेंट हमारी डेल्टा वी नॉट है, तो हमें कहा गया है कि डेंसिटी ऑफ बॉल एंड लिक्विड इज एग्जैक्टली नोन देन फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ ईटा दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो अगर हमारी बॉल की डेंसिटी, राइट, बॉल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी में कोई एरर नहीं है, तो हमें बताना है कि फ्रैक्शनल एरर कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में कितनी होगी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास में जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2/9 r स्क्वायर दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इनटू g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय ईटा दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, ईटा को ऊपर ले लीजिएगा और वी नॉट को डिवाइड में कर दीजिएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 2/9 r स्क्वायर g into density of the substance minus density of the liquid divided by terminal velocity v naught. So here we can say कि हमारे पास में जो फ्रैक्शनल एरर होगी इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईटा, राइट, क्योंकि हमारे पास में ये g इसमें कोई एरर नहीं है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में कोई एरर नहीं है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड में कोई एरर नहीं है, तो हमारी जो एरर है वो सिर्फ r और टर्मिनल वेलोसिटी में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर इन कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विल बी, आर की पावर क्या है 2 है, तो ये हमारा 2 सामने ले लीजिएगा, इनटू फ्रैक्शनल एरर इन आर प्लस फ्रैक्शनल एरर इन टर्मिनल वेलोसिटी। ये इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा और इसको जो है हम लोग हमारे फर्स्ट ऑप्शन में देख पा रहे हैं, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि ए रिंग एंड 2 रॉड्स ईच ऑफ मास m आर एबल टू रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर एज शोन। तो हमारे पास में एक रिंग है और इसमें हमारे पास में ये 2 रॉड्स है, ठीक है ना, हर एक का मास यहाँ पर m है, ठीक है, रिंग का भी मास m है, इंडिविजुअल रॉड्स का भी मास हमारा m है, राइट, और ये फ्रीली रोटेट कर सकती है अपने सेंटर के अबाउट, इस तरह से कहा गया है। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो यहाँ पर हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। तो यहाँ पर स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग भी नहीं है, ये भी हमें कंसिडर करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं, एक बार हमारी सिचुएशन को थोड़ा रीड्रॉ करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये हमारा सीलिंग दी हुई है ना, ये हमारी सीलिंग है जिससे हमारी ये पुली और इसके अंदर में 2 रॉड्स अटैच्ड है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी पुली कंसिडर कर लीजिएगा ऐसे, और इसमें जो है ये हमारी 2 रॉड्स भी है, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे, हर एक का मास हमारा m बोला गया है। और यहाँ पर ये 2 ब्लॉक्स है हमारे, इनको भी बना लेते हैं। तो ये नीचे में पहला वाला ब्लॉक हमारा स्मॉल m
और ये दूसरा वाला ब्लॉक हमारा कैपिटल M, ठीक है। और ये जो है ये हमारा इस पुली के साथ कनेक्टेड है, रिंग के साथ कनेक्टेड है थ्रू ए स्ट्रिंग, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी ये जो पुली है वो मासलेस नहीं है, तो हमें यहाँ पर ठीक है ना, टेंशन जो है दोनों साइड्स में अलग अलग मिलेगी। तो मान लीजिएगा कि यहाँ की जो टेंशन है, ठीक है ना, ये इधर वाली, ये हमारी T1 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी ये T1 रहेगी। और इधर में हमारी ये टेंशन T2 है, ये भी हमारा T2 हो जाएगा। यानी कि इस एंड में रस्सी में पूरी टेंशन हमारी T1 है और इसमें हमारे पास में रस्सी में टेंशन हमारी T2 है। और यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर में नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg और इसमें हमारे पास में mg, राइट, ये हमारा mg आ गया और ये हमारा कैपिटल mg आ गया। तो अगर हमारे पास में कैपिटल M बड़ा है तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, लेट अस से विद सम एक्सेलरेशन a, और यहीं पर ये दूसरा वाला जो आपका ब्लॉक है, राइट, ये हमारे पास में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन a, राइट। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये ठीक है ना, ये तीन हमारे पास में रॉड हो गए, इसका मास m, इसका मास m, और ये पुली का भी मास हमारा m है, और ये हमारा पॉइंट O कंसिडर कर लें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कैपिटल M ब्लॉक के लिए फोर्स इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी फोर्स इक्वेशन, राइट, क्योंकि ये हमारा नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स हमारा नीचे की तरफ है, यानी कि mg माइनस T2 विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए फोर्स इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेट अस से कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी प्रकार से हमारे इस ब्लॉक के लिए भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में, राइट, देखिएगा ये आपका ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि T1 जो है वो mg से ज़्यादा है बाई ma, तो वी कैन से इक्वेशन हो जाएगी T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब यहाँ पर क्या करिएगा, इस O के अबाउट पे, ठीक है ना, यहाँ पर रोटेशन की इक्वेशन लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर इस O के अबाउट में हम लोग रोटेशनल इक्वेशन लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ये जो पुली है और ये जो दो रॉड्स है वो इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में हमारी घूम रही है। तो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है यानी कि क्लॉकवाइज वाले जो टॉर्क है वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, दिस इज, ये हमारा T2 प्रोड्यूस कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, T1 प्रोड्यूस कर रहा है। कितना हो जाएगा, T2 इंटू आर, और ये T1 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से हमारे पास में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स से परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा T2R माइनस T1R, और कितने से हमारे पास में ये टॉर्क ज़्यादा है, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग और इन रॉड का मिला के हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहाँ से क्या करिएगा, इस R को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा R इंटू T2 माइनस T1, और हमें यहाँ पर, राइट, ये रिंग और ये दोनों रॉड्स को मिला के पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा रिंग का हमारा मोमेंट इनर्शिया mr², और इन दोनों रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, ऑब्वियसली दोनों का हमारा सेम ही रहेगा, तो हम लोग इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं। और यहाँ पर रॉड को बीचों बीच एंड से घुमाया जा रहा है, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो क्या आ जाएगी, 2r, राइट। और हमें पता है रॉड को जब हम लोग उसके सेंटर के अबाउट घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/12। तो ये हो जाएगा m इंटू एल, हमारे पास में 2r हो गया, इंटू स्क्वायर डिवाइडेड विथ 12 इंटू अल्फा, अल्फा हमारे पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द दिस रेडियस, राइट, ये हमारे पास में r हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर ये a है हमारा। तो यहाँ पर क्या करिएगा कि ये r² है, राइट, एक ये इधर से हमारा चला जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा हमारा ये नीचे वाला r इसको पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि r वाला टर्म तो हमारा यहाँ से चला गया। तो ये इक्वेशन जो है ये हो जाएगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू,
ये मास m को उतार दीजिएगा यहाँ पर, प्लस क्या आ जाएगा 2m, और यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर हमारा 4, और 4 जो है वो 12 को 3 टाइम कैंसिल आउट करेगा, यानी कि हमारा 3 आ गया, और ये बन जाएगा हमारे पास में ये 2m/3 यानी कि 2/3m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इसके लिए, ठीक है, जो कि हमारा ये नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3m + 2m यानी कि 5ma/3 ये फाइनली हमें मिल जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन हो जाएगी T2 - T1 = 5ma/3, और इसको जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लें। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से अगर हमको t को एलिमिनेट करना है तो तीनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, mg - mg, है ना। ये देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों इक्वेशंस को अब ऐड करने वाले हैं, यानी कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास में mg - mg = राइट हैंड साइड के टर्म्स हमारे पास में ma + ma, राइट, प्लस 5ma/3। तो यहाँ से तीनों से हम लोग a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये m + स्मॉल m + 5 × कैपिटल M / 3 इंटू एक्सेलरेशन a, राइट। इन दोनों टर्म से आप g को कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा m - m इंटू g, और यहाँ पर ठीक है इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तो देखिएगा 3m प्लस ये हमारा 5m यानी कि ये हमारा 8m हो गया, 8m प्लस दिस इज 3m / दिस 3 इंटू एक्सेलरेशन a, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन a है, राइट, वो आ जाएगा, ये 3 को ऊपर ले जाइएगा और 8m + 3m को नीचे में डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 3m - स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड विद 8m + 3m, इस तरीके से, है ना। तो इसी को अब हमें हमारे ऑप्शन में चेक करना है। तो देखिएगा ऑप्शन में चेक करते हैं इसको, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, यानी कि यही हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल हमें दिया गया है कि करंट आई इज फ्लोइंग इन द लॉन्ग वायर एज शोन इन फिगर आर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमारा जो करंट है, राइट, वो लॉन्ग वायर में इस तरीके से हमारा बह रहा है, तो हमें बताना है कि हमारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिएगा इस पूरे वायर को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर, ये पूरा हमारी रिंग, और ये फाइनली हमारा दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, ये रिंग पहली, राइट, और दूसरा ये वायर, और तीसरा ये वायर। तो टोटल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी, राइट, ये इन तीनों सेक्शन को मिला के होगी, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 + B2 + B3। तो इस रिंग करंट कैरिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी गिवन बाय μ0I/2r। इस सेमी इनफाइनाइट वायर सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, यहाँ पर r दूरी पे ये हो जाएगा μ0I/4πr प्लस μ0I/4πr के बराबर। तो ये हमारे पास में μ0I एज इट इज, μ0I/2r एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में μ0I/2πr, इस तरीके से। और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज x = t² + t + 1, तो किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है। मास ऑफ पार्टिकल इज 2 किलोग्राम, पार्टिकल का मास हमारा 2 किलोग्राम है। देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम t = 2 सेकेंड टू t = 3 सेकेंड। तो हमें बताना है कि इस फोर्स के द्वारा t = 2 सेकेंड से लेकर t = 3 सेकेंड में वर्क कितना किया जाएगा। तो वर्क हमें पता है, इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स, राइट, और हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
फोर्स हमें पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे, इसी इक्वेशन से हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx बाई dt, और इट विल बी d बाई डी टी ऑफ x, हमारे पास में क्या है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 2t प्लस, ठीक है ना, टी का डिफरेंशिएशन हमारा 1 एंड दिस इज कांस्टेंट, यानी कि आपका 0 हो गया। अब इसी से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी बाई डी टी हमें करना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या है 2t प्लस वन, तो हमें 2t प्लस वन का डिफरेंशिएशन t के साथ करना है। तो सबसे पहले 2t का डिफरेंशिएशन हमारा 2 हो गया, 1 इज कांस्टेंट तो इसका 0, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में 2 विच इज कांस्टेंट। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स है हमारे पास में मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का मास हमारा 2 किलोग्राम है, तो यानी कि इसके ऊपर में एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, दैट इज 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन का। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की, राइट। पोजीशन टाइम इक्वेशन ये हमें दे रखा है और टाइम हमारा 2 से लेके 3 की बात हो रही है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पोजीशन दैट इज एट 3 सेकेंड माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज एट 2 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग टी की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 माइनस, इसी में अब आप टी की वैल्यू आप 2 पुट कर दो तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगी, इट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस ये 3 प्लस 1 यानी कि हमारा 13 हो गया, तो दिस इज 13, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि हमारा 7 हो गया, एंड 13 माइनस 7 करेंगे तो ये हमारे पास में 6 मीटर आ जाएगा। अब हमें अल्टीमेटली वर्क डन बताना है, तो वर्क डन हमें पता है इट इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा 4 आया और डिस्प्लेसमेंट हमारा 6 आया, तो 4 इंटू 6 यानी कि ये हो गया हमारे पास में 24 जूल्स, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, यानी कि यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। सवाल कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर इन ए लिक्विड इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किसी एक स्पेरिकल बॉल जिसकी रेडियस हमारी 6 मीटर है, एक लिक्विड में इसकी टर्मिनल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड बताई गई है। तो फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ ए बॉल ऑफ 3 मिलीमीटर रेडियस इन सेम लिक्विड। तो अगर हमारी एक 3 मिलीमीटर रेडियस की बॉल हो तो उसकी इसी सेम लिक्विड में टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें बताना है, राइट। बॉडी हमारी सेम वही मटेरियल की है, तो हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज गिवन बाई 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो यहाँ पर बाकी सारे टर्म्स सेम है, ठीक है ना, दोनों केसेस में हमारे पास में रेडियस अलग अलग है, तो वी कैन से हमारी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर वी कैन से आवर टर्मिनल वेलोसिटी इन सेकंड केस डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर। तो सेकंड केस में हमारे पास में जो स्पेरिकल बॉल है उसकी रेडियस हमारी 3 मिलीमीटर है और इनिशियली हमारी 6 मिलीमीटर थी, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। ये 6 हमारा 3 से 2 टाइम चला गया और यानी कि ये हो गया हमारे पास में 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इट विल बी इक्वल टू 1/4। और फाइनली अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा टर्मिनल वेलोसिटी सेकंड केस में इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी हमारी, ठीक है ना, फर्स्ट केस में कितनी आई थी 20 आई थी, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा तो 20 जो है वो 4 से 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी फाइनल केस में टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट। इस तरीके से तो ये जो है हमको हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल क्या दिया है समझते हैं। सवाल कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियल वायर पी क्यू इज 50 सेंटीमीटर इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी टोटल लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट बैलेंस लेंथ पी ओ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो पी ओ है इसकी बैलेंस लेंथ कितनी है ये हमें बताना है।
तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पीओ लेंथ बताना है, तो लेट अस से इसको हमारा एक्स कंसिडर कर लेते हैं। पी से लेके क्यू तक वायर की टोटल लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो ओ से लेके क्यू तक रिमेनिंग लेंथ है वो हो जाएगा 50 माइनस एक्स सेंटीमीटर। और यहाँ पर राइट ये अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर मीटर ब्रिज के लिए राइट, सॉरी मैंने पोटेंशियोमीटर बोल दिया होगा, तो आई एम रियली सॉरी। ये हमारे पास में जो मीटर ब्रिज है राइट, तो ठीक है सही बात है ना, 50 सेंटीमीटर है हमारे पास में। एक्चुअली मैं कहने वाला था कि मीटर ब्रिज है तो ये हमारे पास में लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो इसको हमको 50 दिया है तो हम लोग इसी से काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये बेसिकली हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है राइट। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास में x डिवाइडेड विथ 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/4 और यहाँ पर ये 6 और ये 4 2 से कैंसिल आउट होके ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू दिस इज 50 इंटू 3 150 माइनस 3x हो गया। माइनस 3x को लेफ्ट की तरफ ले लें तो 2x प्लस 3x यानी कि आ गया 5x इज इक्वल टू 150 और 150 जो है वो हमारा 5 से 30 टाइम्स चला गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो x लेंथ है ये बेसिकली हमारी 30 सेंटीमीटर है। और ये जो है हमको हमारा ऑप्शन थर्ड में दिख रही है राइट, बेसिकली ये हमारा सी है राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं फिर हम लोग। सवाल कह रहा है कि मीडियम हैविंग कंडक्टिविटी 10 साइमन पर मीटर, एक मीडियम की हमारी कंडक्टिविटी 10 साइमन पर मीटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज आर पास्ड थ्रू दिस मीडियम। इस मीडियम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है को पास किया गया है। तो फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का रेशियो क्या बनेगा ये हमें बताना है। और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज 2 राइट, यानी कि परमिटिविटी हमारी 2 है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली रेशियो बताना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का। तो हम लोग यहाँ पर ठीक है ना रेशियो कंडक्शन करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी दिस इज गिवन बाय कंडक्टिविटी इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड विद राइट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज गिवन बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये हमारा ई नोट से ई नोट चला गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा अपॉन में राइट एप्सिलॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू हमारा ये ओमेगा इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओमेगा हमारे पास में 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अब क्या करिएगा डी स्टूडेंट, सभी की वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। सिग्मा हमारा 10 दिया हुआ है और एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू 2 बताई गई है एंड एप्सिलॉन नॉट ये हमारा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमें 100 मेगाहर्ट्ज बोली गई है, तो 100 मेगा यानी कि 10 की पावर 6 के बराबर। पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लें, तो यहाँ पर ये 10 की पावर को पूरा सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में हमें ये 10 की पावर 5 मिल जाएगी डिवाइडेड विथ 2 इंटू 8.85 इंटू 2 कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी 35.4 इंटू पाई विच इज़ 3.14, तो इसकी वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली 900 के करीब आ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है। तो बेसिकली हमारा जो ये रेशियो है ना डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का, ये सेम वही रहेगा जो हमारे पास में कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का है। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। सवाल कह रहा है कि इन ए सर्किट देयर इज ए बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड EMF E विच इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस R एज शोन। राइट, इस सर्किट में राइट जो हमारी बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट किया गया है। सो फाइंड वैल्यू ऑफ R सो दैट मैक्सिमम पावर डिसिपेट्स अक्रॉस R। तो हमें यहाँ पर R की वैल्यू बतानी है ताकि
इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मैक्सिमम पावर का केस ये पता है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेट होने के लिए हमारे पास में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। सो फॉर दिस कंडीशन वी कैन से कि फॉर पी मैक्सिमम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, और यही जो है हमारा ऑप्शन ए हमको कह रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा एक बड़ा अच्छा सवाल आया है। सवाल कह रहा है कि टू स्पीयर्स ऑफ सेम मास m, रेडियस r एंड चार्ज q एट सेपरेशन 4r आर मूविंग विथ सेम स्पीड u टुवर्ड्स ईच अदर एज शोन इन फिगर। राइट, दो स्पीयर से हर एक का मास m है, हर एक की रेडियस r है और हर एक के ऊपर में चार्ज q है। इनिशियली इन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारा 4r है और दोनों ही इंडिविजुअली u स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। सो फाइंड u मिनिमम सो दैट दे कोलाइड। तो यहाँ पर जब ये कोलाइड होंगे उस दौरान पर, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास में दो फोर्सेस लग रहे हैं। राइट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमें पता है कि ये दोनों ही हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे। राइट, जब हमारे ये कोलाइड होंगे तो दोनों की उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो वी कैन से इनिशियली हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली दोनों की हमारी स्पीड सेम है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जितनी एक की होगी उसकी ट्वाइस हो जाएगी। सो इट विल बी 2 इंटू हाफ mu स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस gm स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दैट इज 4r। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन में 4r इज इक्वल टू फाइनली, ठीक है, जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करेगी तो इन दोनों के बीच की जो सेंटर की दूरी रहेगी ये r प्लस r 2r हो गया। तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस दौरान पे हो जाएगा माइनस gm स्क्वायर अपॉन में 2r प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया k q स्क्वायर अपॉन में ये 2r। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये बन जाएगा mu स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को ही यहाँ पर राइट की तरफ भेज दीजिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ठीक है ना, k q स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये हमारा k q स्क्वायर अपॉन में 2r। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला टर्म राइट की तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस k q स्क्वायर अपॉन में 4r। राइट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को राइट की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस gm स्क्वायर अपॉन में 4r, और ये वाली हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm स्क्वायर अपॉन में 2r के बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों का आप एडिशन करिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4r। इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस gm स्क्वायर अपॉन में 4r। तो यहाँ पर ये जो हमारा u मिनिमम है, राइट, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं ये m को यहाँ पर डिवाइड में डाल दीजिएगा और दोनों साइड का फिर आप अंडर रूट ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा u मिनिमम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 अपॉन में, इन दोनों में से हम लोग ये 4r कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4mr इंटू k q स्क्वायर माइनस gm स्क्वायर, ये पूरा हमारा अंडर रूट में। और इसी को जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, यानी कि यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। राइट, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इन एन एलसी सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज फुली चार्ज एंड देयर इज 0 करंट इन सर्किट एट दिस इंस्टेंट। तो कहा जा रहा है कि इस एलसी सर्किट में t इज इक्वल टू 0 पे हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है और इस दौरान पर कोई करंट फ्लो सर्किट में नहीं कर रहा था। आगे कहा जा रहा है कि t इज इक्वल टू टी नॉट
25% एनर्जी ऑफ कैपेसिटर गोज इनटू इंडक्टर, देन वैल्यू ऑफ टी नॉट इज। तो कुछ टाइम के बाद में इस कैपेसिटर की जो 25% एनर्जी है वो इंडक्टर में चली जाती है। तो हमें बताना है कि ये कितने टाइम में ये प्रोसेस हुआ, ये हमें इसका जवाब देना है। तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर से 25% एनर्जी चली गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटर में जो फाइनल एनर्जी रहेगी दैट विल बी योर 75%, यानी कि 75/100 ऑफ इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। और कैपेसिटर में एनर्जी की बात की जाए तो हमें पता है इट इज गिवन बाय Q²/2C। तो Q हमारे पास में लेट अस से फाइनल चार्ज QF है, डिवाइडेड बाय ये हमारा 2C इज इक्वल टू 75/100 यानी कि 3/4। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इनिशियली चार्ज दैट इज Q0 डिवाइडेड बाय 2C का, ये हमने Q का स्क्वायर बोल दिया यहाँ पर, राइट, ये चीज। और यहाँ से ये 2C से हमारा 2C चला गया। और कैपेसिटर में फाइनल चार्ज की हम लोग बात करें तो इट विल बी Q0 यानी कि इनिशियल चार्ज इनटू cos ओमेगा टी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज योर 3/4 इंटू Q0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों साइड से हम लोग ये Q0 स्क्वायर और ये Q0 स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं, और दोनों साइड का आप अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा cos ओमेगा टी नॉट इज इक्वल टू √3/2। और यहाँ पर फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ओमेगा टी नॉट है, राइट, दिस इज ओमेगा टी नॉट, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ √3/2। और cos इनवर्स ऑफ √3/2 यानी कि ये हमारा π/6 हो गया। और ओमेगा इन केस ऑफ LC सर्किट इट इज गिवन बाई 1 में अंडर रूट ऑफ LC, तो दिस विल बी 1 में अंडर रूट ऑफ LC इंटू टी नॉट इज इक्वल टू ये हमारा π/6 हो गया। देयरफॉर वी कैन से कि टी नॉट इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ LC डिवाइडेड बाई 6 हो गया। और इसी को जो है हम लोग हमारे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं, तो ये इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि फाइंड ओमेगा सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हमें उस मिनिमम ओमेगा की वैल्यू बताना है ताकि ये जो हमारा ब्लॉक है इस सिलेंडर में रोटेट होते हुए नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करे। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास में ये ब्लॉक इस सिलेंडर के साथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वही इसको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और नीचे की तरफ स्लिप नहीं होने के लिए जरूरी ये है कि जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारा नीचे के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इसके वेट को बैलेंस कर ले। तो सबसे पहले अगर हम लोग हमारे नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन ही इसको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज m ओमेगा² r के बराबर। और वर्टिकली अगर फोर्सेस को बैलेंस करें तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। देयरफॉर वी कैन से हमारा mg जो है इट इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा m ओमेगा² r है, तो इट विल बी इक्वल टू m ओमेगा² r के बराबर। एंड फ्रॉम हियर सबसे पहले तो हमारा ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हमारे पास में जो ओमेगा² की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू g अपॉन में म्यू r। और यहाँ से ओमेगा के बारे में हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन में म्यू r के बराबर, ये इस तरीके से, राइट। और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। सवाल कह रहा है कि फॉर ए डायटोमिक गैस, ठीक है, डायटोमिक गैस की बात हो रही है, यानी कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 5 हो गया। अंडरगोइंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट, यानी कि जिसमें हमारे पास में प्रेशर कांस्टेंट हो। वर्क डन इज 100 जूल्स, देन कैलकुलेट हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान पर वर्क डन हमारा 100 जूल्स का है, तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस के दौरान पे हीट कितनी सप्लाई करी गई थी, क्यू कितना है वो हमें बताना है। तो एक तो हमें ये चीज़ पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और दैट इज इक्वल टू NR
डेल्टा टी, और ये जो है वो हमें 100 जूल्स के बराबर बताया गया। फिर ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो इस दौरान पर जो हीट सप्लाइड होगी दैट विल बी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, राइट। और मेयर्स रिलेशन से हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर के बराबर होता है। देयरफॉर वी कैन से कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाई एफ आर बाई 2 प्लस दिस आर इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो यहाँ से दोनों से आप r कॉमन निकालें तो ये हो गया n इंटू एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर इंटू डेल्टा टी। हियर f इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्योंकि यहाँ पर ये डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 5 डिवाइडेड बाई ये 2 प्लस 1 इंटू एन आर डेल्टा टी, ये हमारा वर्क डन 100 जूल आया है। तो दिस इज 100 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 100। तो फाइनली दिस विल कम आउट टू बी 350 जूल्स, जो कि हमको हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, राइट। चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं फिर हम लोग। अगला सवाल दिया गया है कि फॉर द गिवन नेटवर्क द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो गिवन सर्किट के लिए हमारा जो पूरा नेट रेजिस्टेंस है वो x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये देखिएगा टोटल हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस ब्रांच में ये 2R और x ये दोनों हमारा सीरीज में है, तो यानी कि ये हो गया इसका इक्विवेलेंट 2R प्लस एक्स। अब ये 2R प्लस एक्स जो है इस R के पैरेलल में है, इक्विवेलेंट जो है वो x के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, राइट। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा 2R प्लस एक्स इंटू आर डिवाइडेड विथ 2R प्लस एक्स प्लस हमारा R के बराबर। तो यहाँ पर इस R को अंदर में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ गया 2R स्क्वायर प्लस एक्स आर डिवाइडेड विथ 3R प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसे तो ये बन जाएगा हमारा 3RX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर प्लस एक्स आर। तो यहाँ पर राइट पूरे टर्म्स को एक तरफ ले आइएगा, ठीक है ना, पूरे को हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 3RX माइनस RX, ये आ गया हमारे पास में 2RX, दिस इज माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये हमारे x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू हमारी 2R के बराबर है और c की जो वैल्यू है वो हमारी माइनस 2R स्क्वायर के बराबर है। एंड फॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो इट इज गिवन बाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC होल डिवाइडेड विथ 2A। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दे, माइनस ऑफ b यानी कि आ गया माइनस ऑफ 2R प्लस माइनस ऑफ राइट बी स्क्वायर यानी कि 2R का स्क्वायर 2R स्क्वायर माइनस 4AC, a हमारा 1 है और c हमारे पास में माइनस 2R स्क्वायर और ये इसका आप अंडर रूट चलने दें होल डिवाइडेड विथ 2A यानी कि ये हो गया हमारे पास में 2 इंटू 1। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, माइनस 2R प्लस माइनस अंडर रूट में ये 4R स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि आ गया आपका 8R स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एज माइनस 2R प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर प्लस 8R स्क्वायर डिवाइडेड विथ अंडर रूट में ये हमारा 2 इज इक्वल टू दिस इज माइनस 2R प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में ये हमारा 12R स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में होल डिवाइडेड विथ ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 2R प्लस माइनस ऑफ राइट ये अंडर रूट ऑफ 12, ठीक है ना, यानी कि 4 इंटू हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 2√3R स्क्वायर अंडर रूट के बाहर R हो गया हमारा डिवाइडेड विथ ये हमारा 2।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, और क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है, ठीक है ना, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू ले लो और यहाँ से आर को कॉमन निकाल लो, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 - 1 इंटू आर। और इसको जो है हम लोग हमारे कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। और इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है, तो यही इसका हमारा सही आंसर हो गया है। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इन सेल्सियस VRMS ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 47 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किस टेम्परेचर पर, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है 47 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, वो हमारी हाइड्रोजन की VRMS की स्पीड के बराबर हो जाए। तो हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग वो हमें टेम्परेचर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स वी नो इसकी जो VRMS स्पीड होती है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड विद मास m। ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है, तो यहाँ से VRMS सेम है, ठीक है, 3R सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। सो वी कैन से टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमें TH2 बताना है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का टेम्परेचर हमें 47 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको SI में चेंज करना है यानी कि केल्विन में, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा 273 के साथ, इज इक्वल टू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास दिस इज 2 एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16 यानी कि ये हो गया 32, और यहाँ पर ये जो 32 है वो 6 से 16 टाइम्स जाएगा, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में TH2 47 + 273 यानी कि 320 हो गया, तो ये हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय दिस 16, और 320 16 से डायरेक्टली हमारा 20 टाइम्स चला गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 20 केल्विन। लेकिन हमें तो फाइनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताना है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि TH2 विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करने के लिए -273 कर दीजिएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा -253 डिग्री सेल्सियस, और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, यानी कि यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं, इंटीजर टाइप है। क्वेश्चन दिया गया है कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ f0। एक पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी f0 है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 176 हर्ट्ज देन f0 इज। अगर काइनेटिक एनर्जी की जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो अगर 176 हर्ट्ज है, तो हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी वेरी वेल नो कि हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ऑसिलेशन की काइनेटिक फ्रीक्वेंसी होती है इट इज ट्वाइस दी सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी इट विल बी हाफ टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इट विल बी 176 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 88 हर्ट्ज। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया है 88, राइट। चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं फिर हम लोग। सवाल कह रहा है कि ए बोट कैन रो एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक बोट स्थिर वाटर में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। द रिवर इज फ्लोइंग एट 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड। रिवर जो है वो हमारी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इफ बोट क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम द ड्रिफ्ट ऑफ बोट इज। अगर हमारी बोट रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करती है तो बोट की ड्रिफ्ट कितनी होगी वो हमें यहाँ बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी कंडीशन को समझते हैं। लेट अस से कि ये हमारे रिवर के जो है वो दोनों शोर है, और एक एंड से हमारी जो है बोट ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, और इसको मिनिमम टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना है, यानी कि ये पूरी जो अपनी एफर्ट है वो रिवर को क्रॉस करने में लगा देगी। यानी कि इस डायरेक्शन में हो गया हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। रिवर जो है इसको अपनी डायरेक्शन में ड्रैग करेगी, राइट, इस तरीके से, यानी कि ये हो गया VR। इन दोनों का वेक्टर एडिशन के वजह से नेट जो हमारी बोट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
ये हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली जो बोट है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचेगी, राइट। और ये पॉइंट हमारा इसके अपोजिट एंड वाला ये, यानी कि कहा जा सकता है कि इस बोट का जो ड्रैग होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ड्रैग हो जाएगा। तो बोट को जो है, ठीक है ना, ड्रैग की डायरेक्शन में स्पीड कितनी है बोट की, वी आर के बराबर, ठीक है ना। तो ड्रैग क्या हो जाएगा, राइट, दिस वी आर इंटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो वी हियर वी कैन से कि ड्रिफ्ट या फिर ड्रैग इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द रिवर इंटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू वी आर इंटू, ये बोट रिवर को वी बी आर की स्पीड की वजह से क्रॉस कर पा रही है, राइट। तो स्पीड हमारी वी बी आर है और इस रिवर की विड्थ लेटर से W है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वी बी आर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हमें 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो दिस इज 18। और रिवर की जो विड्थ है, राइट, वो हमें यहाँ पर दे रखी है क्या, ठीक है, ये यहाँ पर हमें नहीं दिया है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देना चाहिए था। तो इसकी जो वैल्यू है, लेट अस से कि ये हमारी 200 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास में 200 मीटर है तो ये हमारा विड्थ ऑफ द रिवर इज 200 डिवाइडेड बाई वी बी आर, राइट। वी बी आर हमारे पास में 36 है, तो दिस इज डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ पर ये 36 को 18 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 200 हमारा 2 से 100 टाइम चला गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो रिवर की विड्थ है वो हो जाएगी 100 मीटर। तो यानी कि इंटीजर में आपके पास में आंसर आ जाएगा दिस एज 100, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल दिया है हमें कि ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, हुज मास इज m एंड चार्ज इज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.21 वोल्ट। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, इसको एक 1.21 पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया है। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल इज फाउंड टू बी अल्फा इंटू 10 की पावर -12 मीटर, और इस पार्टिकल की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी अल्फा इंटू 10 की पावर -12 मीटर है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी ये हमें बताना है। और एच की वैल्यू दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप 6.6 इंटू 10 की पावर -23 जूल सेकंड ले लें और m इंटू क्यू की वैल्यू 18 इंटू 10 की पावर -46 कंसिडर कर लें। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल is equals to we can say h upon में linear momentum in terms of kinetic energy it is given by 2 into mass of the particle into kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी ये जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही आया है चार्ज का, और यहाँ पर फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी जो इसको मिली थी दैट इज q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h हमारे पास में 6.6 इंटू 10 की पावर -34 है डिवाइडेड विद अंडर रूट में 2 इंटू एम क्यू की वैल्यू दिस इज 18 इंटू 10 की पावर -46, तो दिस इज 18 इंटू 10 की पावर -46 इंटू, राइट, दिस पोटेंशियल कितना है हमारे पास में 1.21, दिस इज 1.21, ये हमारा अंडर रूट में चलेगा ऐसे। तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज विच इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड विद, राइट, ये 1.21 को आप 121 बना ले और 2 इंटू 18 यानी कि हमारा 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 121 इंटू ये 10 की पावर हमारी -48 हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, ताकि हम लोग इसका इजीली अंडर रूट ले सकें। तो न्यूमरेटर हमारा 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 36 का अंडर रूट हमारा 6 और 121 का अंडर रूट हमारा 11 और 10 की पावर -48 का अंडर रूट हमारा 10 की पावर -24 हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये 6.6 11 से, ठीक है ना, ये 1.1 टाइम्स चला गया, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास में 6.6 जो है वो 6 से 1.1 टाइम्स चला गया। और यहाँ पर
ये 1.1 है, ये आपका 11 को 10 टाइम्स आपका कैंसिल आउट करेगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में फाइनली एज, राइट, ये 10 की पावर माइनस 23 हो गया, और ऊपर जाके ये फाइनली हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11। तो दिस विल बी, राइट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली एज 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, और इसको हमें कंपेयर करना है अल्फ़ा इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर के साथ में। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में 10, यानी कि इंटीजर वैल्यू हमारी बन जाएगी 10। तो यही हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल समझते हैं क्या दिया है। सवाल कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट बाय 20 मिलीमीटर इफ ए स्लैब ऑफ थिकनेस 20 माइक्रोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। तो यहाँ पर हमारे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग 20 मिलीमीटर से हो जाती है अगर कोई एक स्लिट के सामने हम लोग एक स्लैब जो है जिसकी थिकनेस हमारी 20 माइक्रोमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को अगर इसके सामने रख देते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। तो अगर, ठीक है ना, स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल डी, ये हमारा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कैपिटल डी वो अगर हमारी 1 मीटर हो, तो हमें बताना है कि जो इस स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज अल्फा अपॉन में 10 है, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, हमें पता है, ठीक है ना, इस स्लैब को अगर हम लोग स्लिट के सामने रखेंगे तो ये हमारे पास में जो सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्टिंग होगा दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d इनटू पाथ डिफरेंस। तो दिस इज गिवन बाय कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, और इस स्लैब में जो पाथ डिफरेंस होगा लाइट का इट विल बी गिवन बाय म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर टी इज द थिकनेस। तो यहाँ से हम लोग ये म्यू माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को इधर भेज दीजिएगा। तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखिएगा ये बन जाएगा वाई डी डिवाइडेड बाई ये डी अपॉन में टी आपका डिवाइड में आ जाएगा, डी बाई ये टी हो गया। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, इस माइनस 1 को इधर भेज दो तो प्लस में आ जाएगा। तो दिस इज वाई डी डिवाइडेड बाई डी इंटू टी प्लस 1। अब वैल्यूज पुट कर दें, शिफ्टिंग हमारा y यानी कि 20 मिलीमीटर से हुआ है, तो ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर इंटू डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये कितना दिया गया हमें, इट इज़ ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड विद डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन दैट इज 1 मीटर इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब इज गिवन अस एज 20 माइक्रोमीटर। तो दिस इज 20 माइक्रोमीटर है, यानी कि 10 की पावर माइनस 6 प्लस दिस इज 1। तो यहाँ पर से ये 20 से 20 को कैंसिल आउट करें, है ना, और अब हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दिस प्लस 1, एलसीएम ले लें इसका, तो ये आ जाएगा 14 अपॉन में 10, और यही जो है हमें अल्फ़ा बाई 10 दिया गया है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है वो 14 होगी, तो एज एन इंटीजर वैल्यू ये हमारा आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला ये हमारा आखिरी सवाल, देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल इज माइनस 0.04 ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर ई नॉट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो बोर मॉडल में हमारे पास में किसी इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है इट इज़ गिवन बाई माइनस 0.04 ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ई नॉट हमारी जो है वो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, राइट। इफ एल इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट देन 2 पाई एल अपॉन में एच इज। तो अगर एल हमारा एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का और एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 2 पाई एल अपॉन में एच की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होगी उस ऑर्बिट के लिए इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। तो इट इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई वेयर एन इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। So from here we can say n is equals to 2 पाई एल अपॉन में h के बराबर,
और डी स्टूडेंट्स यही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है, और हमें पता है कि फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल एनर्जी इन एनी ऑर्बिट इन जनरल इज गिवन बाय माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर जेड हमारा 1 है, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी हमें बोली गई है इट इज़ -0.004 ई नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग ई नॉट से ई नॉट को कैंसिल आउट कर लेते हैं, और हाइड्रोजन है यानी कि जेड की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एन स्क्वायर की जो वैल्यू है इट विल कम आउट टू बी 0.04, या फिर हम लोग कह सकते हैं दिस इज 100 डिवाइडेड विथ 4, 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि आ गया हमारा 25। देयरफॉर एन स्क्वायर हमारा 25 है, तो एन यानी कि इसका अंडर रूट 25 का अंडर रूट यानी कि आपका 5 आ गया। देयरफॉर इंटीजर वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने जेई मेंस 2021 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा लगा है। अगर सारा सब कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी अगली क्लास में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।